तो भाई देखो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है भाई, मतलब आधे घंटे से भी ऊपर का जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर देखो यार, पहले आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा रहे थे यहाँ पर भाई, देखो ये क्लिक्स देख रहे हो यहाँ पर, और इसका भाई ACTR देख लो आप, ACTR देखो, एवरेज CTR है 11%, समझ रहे हो, 11% का CTR, समझ रहे हो, ये सर्च इंजन का रिजल्ट है। और वहीं पर ये जो मेरा टूल वेबसाइट है, ठीक है, ये टूल वेबसाइट है, और दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ जो आर्टिकल वेबसाइट है, ठीक है ना, ये आर्टिकल लिखता हूँ मैं यहाँ पर देखो क्या हाल है इसका, 1 लाख का भी इंप्रेशन है और 700 का क्लिक है, और CTR देखो भाई 0.4%, समझ रहे हो, 1% का भी CTR नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आप यार इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, और जो मैं बताया वीडियो में उसको भी इम्प्लीमेंट करो, और आप भी यार, आपका भी वेबसाइट का जो है CTR इस लेवल के ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 11% 12% का CTR आपको भी मिलेगा भाई, ठीक है ना। और आपको भी मतलब इतने सारे क्लिक्स मिलेगा, इंप्रेशन तो आजकल भाई सबको मिलता है, क्लिक्स लाना मुश्किल है भाई। क्लिक्स कैसे लाए भाई, इस वीडियो में हमने बात किया है, रैंकिंग को कैसे बढ़ाए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ठीक है ना, इसके बारे में बात किया है। तो देखते रहो वीडियो को एंड तक, ठीक है ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है भाई यहाँ पर हाउ टू रैंक योर वेबसाइट इन 2026। तो भाई 2026 में अपना भाई वेबसाइट को कैसे रैंक किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा भाई AI का टाइम चल रहा है ना। तो भैया हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, एंड भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो भाई, आपको जो आपका 2026 है, अगला साल है भाई, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप वेबसाइट को नया वेबसाइट बनाने वाले हो, अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, बेहतर रैंक कराना चाहते हो, तो यहाँ पर देख दो, मैंने जो है ना भाई 2025 में, मतलब इस साल भाई, मतलब बहुत सारा वेबसाइट बनाया, 10 12 15 ऐसे वेबसाइट बनाया, लेकिन उनमें से क्या हो भाई, 2 से 3 या फिर मैक्सिमम 3-4 वेबसाइट ही कुछ अच्छे से रैंक किया है। बाकी जो वेबसाइट्स है ना भाई, वो मेरे फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर वेबसाइट फेल हो चुका है, क्योंकि मैं भी एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ ज़्यादातर। तो देखो, और उनमें से भाई बस 2-3 वेबसाइट ही यहाँ पर सक्सेस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, नंबर 1 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। देखो, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बात किया था यहाँ पर बैकलिंक के बारे में, और यहाँ पर पेज प्रमोशन, वो तो भाई टूल वेबसाइट के लिए था, ठीक है ना। और ये भाई टूल वेबसाइट, और ये जो है ना कंटेंट वेबसाइट, जो कंटेंट टाइप का वेबसाइट रहता है, उसमें भी ये लागू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख दो, इंक्रीज पेज अथॉरिटी। जी हाँ गाइस, पेज अथॉरिटी, आपने डोमेन अथॉरिटी का नाम सुना होगा, जो डोमेन लेवल का एक अथॉरिटी होता है वेबसाइट का, हर एक वेबसाइट का होता है। तो ये भाई एक नया टर्म है यहाँ पर, पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। तो भाई अभी जो है ना, गूगल जो है ना डोमेन अथॉरिटी को उतना प्रायोराइज नहीं करता है, उसके ऊपर जो है गूगल पेज अथॉरिटी को प्रायोराइज करता है, ठीक है ना। तो भाई पेज अथॉरिटी क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, डोमेन अथॉरिटी क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। डोमेन अथॉरिटी इज एन ओल्ड एसईओ टर्म, ठीक है, एक पुराना एसईओ टर्म है यहाँ पर, जो एसईओ बोलते थे कि यहाँ पर अगर का डोमेन का अथॉरिटी अच्छा है, मतलब D है, या फिर डोमेन रेटिंग, ठीक है ना। डोमेन रेटिंग जो हम लोग Href में देखते हैं, या फिर मॉस का एक टूल होता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं अपने वेबसाइट का जो डोमेन का रेटिंग है, जितना ज़्यादा हायर रेटिंग होगा, मतलब 1 to 100 होता है, और अगर आपका जितना ज़्यादा हायर रेटिंग होगा उतना ही आपका वेबसाइट का अच्छा होगा, मतलब रैंकिंग। लेकिन अब जो है ना, ये उतना काम नहीं करता, ठीक है। 2026 में तो ये काम, मतलब छोड़ ही दो भाई, अब 2025 में ये काम करना बंद हो चुका है, क्योंकि मैंने ऐसा वेबसाइट देखा है जिनका भाई डोमेन का अथॉरिटी 70-80 होता है, लेकिन भाई रैंकिंग कुछ होता नहीं है उन लोगों का। वहीं पर कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जिनका पेज अथॉरिटी है, तो भाई उनका अगर डोमेन का अथॉरिटी 4-5 ऐसा भी होता है ना, तो भी रैंक कर देते हैं। मेरा खुद का वेबसाइट का यही हाल है, डोमेन अथॉरिटी कुछ है नहीं, 2-4-5 ऐसा डोमेन अथॉरिटी होता है, लेकिन जो पेज अथॉरिटी है ना, वो भाई हायर होता है। और देखो, पेज अथॉरिटी चेक करने का अभी तक फिलहाल कोई टूल वगैरह है नहीं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में अगर कोई टूल आएगा, या फिर मैं अगर देखो, मैं तो अभी फिलहाल इसके कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेज अथॉरिटी के ऊपर भी टूल होना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब, ठीक है। तो इट कैन बी ओनली हेल्प, ठीक है ना। डोमेन अथॉरिटी जो है ना, ये आपको सिर्फ इनिशियली रैंक करने में मदद करता है। जैसे कि आपका अगर न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है ना, आपने कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, आपका इंडेक्सिंग होगा फटाक से, और वो रैंक कर गया, ठीक है ना, 24 घंटा 48 घंटा, मतलब 2-3 दिन, ठीक है ना। उसके बाद उसका पोजीशन जो है ना धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। तो ये न्यूज़ वेबसाइट के लिए भाई डोमेन अथॉरिटी मैटर करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें भाई ज़्यादातर 2 से 3 दिन का ही उसमें टाइम होता है, आर्टिकल का जो एक्सपायरी होता है ना। लेकिन जो लॉन्ग टर्म की चीज़ है ना, लॉन्ग टर्म, उसमें भाई साहब क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म की चीज़ों में यहाँ पर पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। तो देखो, गूगल में होता है एक फ्रेशनेस सिस्टम, ठीक है ना। फ्रेशनेस मतलब जो भी यहाँ पर नया, यहाँ पर पब्लिश्ड कंटेंट होता है ना, पब्लिश्ड URL होता है, वो इनिशियली गूगल उसको बूस्ट देता है, ठीक है ना। भले ही उसमें कोई उतना खास चीज़ नहीं हो, लेकिन प्रीवियस उस डोमेन का हिस्ट्री देख के यहाँ पर, ठीक है ना, गूगल जो है ना उसको भाई प्रायोरिटी रहता है, ठीक है ना, 2-3 दिन के लिए, ठीक है ना। तो फ्रेशनेस सिस्टम की वजह से ना, यहाँ पर जो हायर डोमेन अथॉरिटी वाले डोमेन्स होते हैं ना, वो लोग रैंक कर लेते हैं 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है ना, पब्लिश होने के बाद। लेकिन इवेंचुअली अगर जो है ना, अगर कोई और ब्लॉगर है,
किसी ने मतलब मान लो यहाँ पर हाई डोमेन अथॉरिटी की वजह से यहाँ पर एक आर्टिकल रैंक कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर अगर एक ब्लॉगर, ठीक है ना, अगर वो अगर कंटेंट प्लान करके यहाँ पर अगर एक पेज पब्लिश करे, ठीक है ना, पेज पब्लिश करके अगर उसका अथॉरिटी जो है ना ओवर द टाइम इंक्रीज करे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर कोई दूसरा ब्लॉगर यहाँ पर हाई पेज अथॉरिटी के साथ आता है तो वो जो है ना भाई ओवर द टाइम, ठीक है ना, वक्त के साथ यहाँ पर जैसे ही वक्त बीतता है, ठीक है ना, तो उसके बाद भाई हाई डोमेन अथॉरिटी, भाई कितना ही डोमेन अथॉरिटी 90 100 भाई कितना ही डोमेन अथॉरिटी हो ना भाई, अगर पेज अथॉरिटी किसी ने भाई बना लिया ना भाई, तो उसको भाई उस कीवर्ड के लिए रैंक करना भाई इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है ना वो है भाई लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ठीक है ना। डोमेन अथॉरिटी के साथ भाई आपका क्या होता है भाई, रैंकिंग आज है कल नहीं है, ठीक है ना। गूगल का कोई अपडेट आएगा भाई आपका उससे जो है ना भाई बाहर हो जाएगा सर्च इंजन से, ठीक है ना। लेकिन भाई पेज अथॉरिटी जब आपका होता है ना भाई, तो भाई इसमें भी मिलता है भाई लॉन्ग टर्म रैंकिंग। और गूगल के जो ये अपडेट वगैरह आता है ना हर 6 महीने 3 महीने में, उससे भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो डोमेन अथॉरिटी यार बनाने में यार ध्यान उतना मत दो, ठीक है ना। बैकलिंक बनाना ये सब, ठीक है ना। पेज अथॉरिटी बिल्ड करने पे ध्यान दो, ठीक है ना, पेज अथॉरिटी। तो इसके बारे में बात करेंगे नीचे और कि कैसे क्या कुछ करना है, ठीक है। तो देखो, और पेज अथॉरिटी का जो सबसे अच्छा जो एडवांटेज है ना वो क्या है पता है भाई, ये जो है ना ट्रस्ट, ठीक है ना, यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है ना। और आपको एक आपका जो वेबसाइट है ना उसको एक ब्रांड की तरह शोकेस करने में भी यहाँ पर मदद करता है विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, ठीक है ना। ज़रा मार्केटिंग में खर्चा भी नहीं होता और भाई ऐड वगैरह पे खर्चा नहीं होता। भाई क्या होता है ना, आपका जो यूज़र का जो ट्रस्ट है ना, क्योंकि देखो अगर कोई यूज़र अगर किसी पेज को यहाँ पर मतलब अगर वो बार बार विजिट कर रहा है, रिपीटेड विजिट कर रहा है, तो मतलब उसको भाई उस पेज से ना भाई उस वेबसाइट के उस पेज से भाई स्पेसिफिक पेज से उसको कुछ मिल रहा है, इसलिए तो वो बार बार आ रहा है ना भाई। उसको भाई उसमें ट्रस्ट है कि हाँ मुझे इस वेबसाइट के इस पेज में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। या तो उसने भाई बुक मार्क करके रखा होगा या तो उसको पता होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो बार बार आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है ना यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। और आपको पता है भाई गूगल जो है ना क्रोम ब्राउज़र से यहाँ पर डाटा लेता है, गूगल ऐप से भी डाटा लेता है, ठीक है ना। गूगल हालांकि वो लोग ऐसे खुले में नहीं बोलते, लेकिन वो लोग इन सभी डेटा को भाई रैंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं गूगल, ठीक है। तो भाई इसी वजह से जो है ना आपका एक वेबसाइट का जो है ना सिग्नल एक गुड अच्छा सिग्नल भाई यहाँ पर गूगल की तरह गूगल को जाता है कि हाँ भाई जो यूज़र है ना इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म से यहाँ पर जो है यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करें कि पेज, ठीक है ना, मैंने बोला भाई पेज अथॉरिटी, तो भाई पेज का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है ना। देखो ये जो देख रहे हो ना example.com, ठीक है ना, जैसे आपका डोमेन है, डोमेन का नेम है domain.com, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा है example.com itself ए पेज, ठीक है ना। example.com भी एक पेज ही है, भले ही ये एक डोमेन है, ठीक है ना, भले ही ये मेन डोमेन है, लेकिन फिर भी ये एक पेज ही है ना भाई, ये तो एक वेब पेज ही है ना, मतलब पेज है, ठीक है ना, जिसमें लोग विजिट कर सकते हैं, भले ही ये एक डोमेन हो, ठीक है। उसके बाद देखो एक सब डोमेन है, ठीक है ना, सब डोमेन example.com ये भी एक पेज है, ठीक है ना, भले ये सब डोमेन है लेकिन भले है तो एक पेज ही ना, समझ रहे हो, है तो एक वेब पेज ही। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे देखो example.com/content टाइटल, तो मैंने यहाँ पर एक कंटेंट का टाइटल दिया है, ये भी एक पेज है, ठीक है। तो देखो मैंने इन तीनों का एग्जाम्पल क्यों दिया है, देखो बहुत लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि भाई देखो मुझे कहाँ पर जो पेज को पब्लिश करना चाहिए, क्या डायरेक्ट डोमेन ले या फिर सब डोमेन के ऊपर डाले या फिर ये जो मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया इसके ऊपर। तो देखो ये होता है क्या, देखो अगर आपका एक मल्टी निश वेबसाइट है, ठीक है ना, तो भाई इसके ऊपर डायरेक्ट आप पेज पब्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर अगर आपने कोई EMD लेके रखा है, मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, तो भाई ये तो बढ़िया है, ठीक है ना, मेन डोमेन। उसके बाद ठीक है ना, अगर आप ठीक है ना, अगर आप क्या करना चाहते हो भाई स्पेसिफिकली पेज अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, एक ही डोमेन के अंदर, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना, और जो मैं भी करता हूँ, अगर मुझे एक ही डोमेन के अंदर अगर मल्टीपल निशेस के लिए अगर मुझे अथॉरिटी गेन करना है, पेज अथॉरिटी गेन करना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई एक मेन डोमेन लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर मेरा कोई फाइनेंस का निश हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं एक डोमेन ले लूँगा कि finance24.com, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फाइनेंस के अलग अलग और जो माइक्रो निश होता है ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर स्टॉक्स हो गया, अगर उसके भी कोई अगर माइक्रो नैनो निश हो गया ना, अगर उसके ऊपर मुझे पेज अथॉरिटी बिल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डोमेन के ऊपर नहीं लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जांपल, तो मैं इसी तरह नहीं कंटेंट पब्लिश करूँगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा भाई, मैं एक सब डोमेन बना लूँगा, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। हालांकि लोग सब फोल्डर जो होता है ना, सब फोल्डर या फिर सब डायरेक्टरी उसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको भाई इंडिविजुअली डोमेन का जो अलग अलग अथॉरिटी गेन करना है, तो भाई उसके लिए सबसे बेस्ट होता है भाई सब डोमेन, ठीक है ना। ये सब डोमेन बेस्ट होता है क्योंकि एक ही डोमेन के अंदर जो है ना अलग अलग सब डोमेन क्रिएट करते हो ना, तो गूगल जो है ना हर एक डोमेन को इंडिविजुअली ट्रीट करता है, मतलब नए डोमेन की तरह ट्रीट करता है। तो अगर आपका मेन डोमेन के साथ अगर कोई गड़बड़ भी हो गया ना, तो भी
इन बाकी सब में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर बाकी आपका सब डोमेन में से अगर आपने 10 सब डोमेन बना के रखा है, उनमें से अगर एक सब डोमेन अगर किसी वजह से यहाँ पर पेनलाइज भी हो गया, तो बाकी सब डोमेन पे आपको उतना प्रभाव देखने को उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे अच्छा होता है यहाँ पर, अगर आपको भाई मल्टीपल कीवर्ड के लिए, ठीक है ना, मल्टीपल कीवर्ड के लिए अपना पेज को ऑप्टिमाइज करना है, तो भाई आप अपना यहाँ पर सब डोमेन बनाते जाओ, ठीक है ना, बस ये हो गया। और उसके बाद भाई क्या होता है, ये होता है एक ये भी एक पेज होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें भाई आपका अथॉरिटी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये देखो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर होता है भाई आर्टिकल कंटेंट के लिए, ठीक है ना, जो आर्टिकल वगैरह लोग पब्लिश करते हैं वहाँ पर जो है ना ये स्ट्रक्चर बेस्ट फिट होता है, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर अगर माइक्रो निश पे अगर काम कर रहा है कि उसका कोई और दूसरा निश है ही नहीं, तो ये बेस्ट होता है। ये अगर मेन डोमेन अगर आप लेते हो ना, तो उसके लिए बेस्ट होता है। और अगर आपका सेकंड नंबर पे आता है कि अगर सिंगल डोमेन पे अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड के लिए अपना अथॉरिटी बिल्ड करना है, तो आपको क्या करना है भाई, सब डोमेन, हर एक कीवर्ड के लिए आपको एक सब डोमेन बनाना है, ठीक है, एंड उसमें अपना कंटेंट पब्लिश करो। और ये तो भाई हो गया, देखो ये तो मैंने एग्जांपल के लिए डाल के रखा है, इसको अगर मत ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये जो है ना आज के टाइम पे उतना काम नहीं करता है। ये जो मेन डोमेन पे आप यहाँ पर अलग अलग निश पे हम लोग टारगेट करते हैं ना, मल्टी निश, तो उसमें तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप माइक्रो निश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ टारगेट कर रहे हो तो हाँ ये भी काम करता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो बेस्ट मैंने पाया है ना भाई, वो है यहाँ पर सब डोमेन के साथ जाना, ठीक है ना। ये अगर आप इसके साथ जाते हो ना, तो भाई आपको ये बेस्ट जो है ना आपको अथॉरिटी देता है गूगल, मतलब क्योंकि भाई गूगल को भाई सब लगता है कि सब डोमेन जो है ना एक नया डोमेन है, गूगल उसको नए डोमेन की तरह ट्रीट करता है। उसको हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू इंक्रीज पेज अथॉरिटी, ठीक है। ये एक सवाल हो गया भाई पेज अथॉरिटी कैसे इंक्रीज करें। तो देखो दैट ट्रिक इज सिंपल, भाई मैंने ट्रिक लिख के रखा है क्योंकि भाई लोगों को भाई ट्रिक देखते हैं पता नहीं कुछ अजीब सा होता है भाई, चलो भाई ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखो ट्रिक बोलो, इसको मेथड बोलो, जो भी बोलो। तो देखो दैट ट्रिक इज सिंपल, डोंट पब्लिश रिपीटेड पेजेस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंटेंट, ठीक है। देखो भाई इंटरनेट में ऐसे बहुत सारा कीवर्ड है ना, जो जिसमें क्या होता है ना, डेली पेज पब्लिश करना होता है, ठीक है ना, डेली या फिर डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, वर्डेल, अपने वर्डेल का नाम सुना होगा। वर्डेल का क्या होता है ना भाई, वर्डेल का हर रोज़ कोई ना कोई आंसर आता है, ठीक है ना। और वर्डेल जैसा और भी बहुत सारा गेम्स है, ठीक है ना। अब किसी एक उन्हीं तरह का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वर्डेल जैसा जितना भी गेम है उनको देखूंगा कि और उनमें से भी किस गेम में कंपटीशन थोड़ा कम है और ट्रैफिक भी है अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो मान लो मैंने यहाँ पर वर्डेल को पकड़ लिया, वर्डेल कीवर्ड को, तो क्या करूँगा भाई यहाँ पर वर्डेल आंसर, ठीक है ना, वर्डेल आंसर फॉर, जैसे कि आज November 2 है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं करूँगा कि भाई रोज़ मैं एक आर्टिकल पब्लिश करूँगा कि वर्डेल आंसर फॉर November 2 चेक दी आंसर टुडे, ऐसे मैं रोज़ पब्लिश नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा भाई, एक ही, ठीक है ना, मैं बस एक ही पब्लिश करूँगा भाई, परमानेंट यूआरएल पे। आपको यहाँ पर नीचे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वरना भाई समझ नहीं आएगा आपको। देखो लाइक मैंने यहाँ पर फ्री फायर का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। फ्री फायर एक गेम है, ठीक है। फ्री फायर का क्या होता है ना, हर दो महीने में शायद OB अपडेट रहता है, ठीक है ना। जैसे गेम में आपको पता होगा यहाँ पर पैच अपडेट रहता है, ठीक है ना, हर गेम में अपडेट रहता है, अपडेट आता रहता है हर 2 महीने 3 महीने में। तो क्या होता है ना, फ्री फायर का एक कीवर्ड है, ठीक है ना। ये कीवर्ड क्या है कि यहाँ पर फ्री फायर OB अपडेट रिलीज थे, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो अभी OB51 चल रहा है, ठीक है ना, अभी OB51 आने वाला है। तो ज़्यादातर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ठीक है ना, फ्री फायर वो लोग क्या करेंगे भाई, फ्री फायर OB51 अपडेट रिलीज दे, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर ये लिख के रखा कि व्हाट अदर ब्लॉगर्स डू, ठीक है, दे विल मोस्टली पब्लिश न्यू आर्टिकल्स पेजेस इवन ये इवन नहीं भाई एवरी मंथ, ठीक है। वो लोग ज़्यादातर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, देखो ज़्यादातर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, वो लोग हर महीने यहाँ पर क्या पब्लिश करेंगे, जब भी नया अपडेट आएगा ना वो लोग ये करेंगे, फ्री फायर OB51 रिलीज डेट, अगले महीने क्या करेंगे, फ्री फायर OB52 रिलीज डेट, उसके और अगले महीने वो लोग क्या करेंगे, फ्री फायर नेक्स्ट OB53 रिलीज डेट, ठीक है ना। मतलब जब भी अपडेट आएगा वो लोग भाई क्या करेंगे भाई, नया नया पेजेस पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, पेजेस पब्लिश करेंगे वो लोग। लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ये बस एक एग्जाम्पल है कीवर्ड का भाई, इसी कीवर्ड को लेके मत बैठ जाना, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लो आप किस कीवर्ड के लिए मतलब काम कर रहे हो। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, पब्लिश ए सिंगल पेज, ठीक है ना, सिंगल पेज विथ टाइटल फ्री फायर OB52 रिलीज डेट एंड टाइम, ठीक है। आप इसको लिखो, उसके बाद आप अपना स्लग क्या बनाते हो, जैसे स्लग हो गया, या फिर आप अगर आप सब डोमेन बना रहे हैं उसका भी एग्जांपल लूँगा। तो भाई स्लग क्या बनाओगे आप, स्लग बनाओगे भाई OB/update/time/ff, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये आपका भाई परमानेंट पेज हो गया, ठीक है ना। आप इसको भाई आप कोई भी नया पेज पब्लिश करोगे ही नहीं इस कीवर्ड के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी ईयर डेट, ठीक है ना, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2025 ये सब नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है ना। या फिर
ओबी का जो नंबर है ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ OB45, ये सब नहीं आना चाहिए, बस ओबी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप नंबर को चेंज नहीं कर सकते बार बार, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो है ये हमने मेन कीवर्ड डाल दिया विदाउट एडिंग एनी नंबर, ठीक है ना। आप हमको यहाँ पर कोई नंबर कोई कोड वगैरह नहीं डालना, ये हो गया हमारा URL, ठीक है ना। तो हमने URL को भी एसक्यूएल फ्रेंडली बना लिया, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर सब डोमेन पे काम कर रहे हो तो आप इसी सेम जो यहाँ पर कीवर्ड है ना उसको आप ये लिख सकते हो ob-update-ff.example.com, ये आपका सब डोमेन हो गया, ठीक है ना। और उस डोमेन पे आप सिर्फ ओबी क्या जो है ना फ्री फायर का जो ओबी है ना उसी का भाई अपडेट का डेट और टाइम वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, जब भी नया अपडेट आएगा आपको बस क्या करना है, आपको बस ये जो ओबी का जो है ना OB52 तो OB53 कर देना है। आपको जो टाइटल है ना, आपको बस यहाँ पर टाइटल और कंटेंट इनको बस अपडेट करना है, ठीक है। आपको नया पेज पब्लिश नहीं करना इधर, समझ रहे हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, अदर ब्लॉगर्स जो बाकी ब्लॉगर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अगेन वो लोग नया पेज पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या है ना, आप यहाँ पर एक ही पेज को यहाँ पर आप बस अपडेट कर रहे हो, ठीक है ना, आप बस कंटेंट को अपडेट कर रहे हो। तो इसकी वजह से जो है ना आपका पेज अथॉरिटी टाइम के साथ बढ़ेगा। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, वो लोग नया नया पेज पब्लिश करेंगे, आर्टिकल पब्लिश करेंगे, तो भाई उनका जो है ना आर्टिकल भाई 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आपका जो पेज है ना वो कभी एक्सपायर ही नहीं होगा, क्योंकि भाई आप यहाँ पर भाई क्या कर रहे हो, आप अपने कंटेंट को आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है ना, रोज़ सेम URL के ऊपर। आप कोई नया पब्लिश नहीं करते हो, आप सेम ही URL को भाई बार बार यहाँ पर अपडेट कर रहे हो, मतलब उसका कंटेंट। और इससे जो है ना आपका भाई ओवर द टाइम वक्त के साथ भाई वक्त लगेगा, 3 महीना 6 महीना अगर बहुत मतलब भाई हाई कीवर्ड है ना, मतलब उसको कीवर्ड डिफिकल्टी अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आपको भाई 1 साल तक भी लग सकता है ऐसे कीवर्ड में रैंक करने। भाई डिपेंड करते हैं आप कौन सी कीवर्ड को चूज कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें अगर एक बार अगर आपका भाई नंबर 1 पे आ गया ना भाई, समझ रहे हो, अगर आपका भाई पोजीशन नंबर 1 पे आ गया तो उसको भाई कोई भी न्यूज़ वेबसाइट, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना भाई न्यूज़ वेबसाइट क्यों ना हो, कितना ही अथॉरिटी ज़्यादा क्यों ना, वो भाई बीट नहीं कर सकता। भाई किसी का भी हिम्मत नहीं है भाई आपको डी रैंक करने का, ठीक है ना। ये एक बेस्ट बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। और अदर ब्लॉगर्स क्या करेंगे, व्हाइल अदर्स विल कीप पोस्टिंग न्यू आर्टिकल्स, ठीक है ना, एंड लूज दी पेज अथॉरिटी इफेक्ट, ठीक है ना। पेज अथॉरिटी इफेक्ट या फिर जो पेज अथॉरिटी का बेनिफिट है वो लोग लूज कर देंगे, क्योंकि भाई उन लोगों का क्या होगा, जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे ही वो जाएगा ना भाई, वो आर्टिकल उन लोग का एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना। उन लोग का एक्सपायर हो जाएगा, आपका एक्सपायर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर हर 1-2 महीने जो भी आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा कीवर्ड के बेसिस पे, ठीक है ना। ये मैं फ्री फायर का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें भाई 1-1.5 महीने का यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो जैसे भाई कीवर्ड होगा उस बेसिस पे आपको यहाँ पर बस आर्टिकल और उसका जो टाइटल है, मतलब कंटेंट, जो आपका पेज का कंटेंट है वो टाइटल है, उनको बस अपडेट करते रहना है, बस ये हो गया। तो देखो भाई मुझे ये कैसे पता लगा भाई, देखो आई फाउंड दिस ट्रिक, और ये सब जो भाई मैंने लिख के रखा है ना भाई, ये मैंने पूरा लिख के रखा है, ठीक है ना, पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं बस लिख के जाता हूँ भाई, ठीक है ना। मेरे दिमाग में जब भी आइडिया आता है मैं बस इसे लिखते रहता हूँ यहाँ पर नोट में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ ऐसे फैलेबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो आई फाउंड दिस ट्रिक मेथड व्हेन आई मेड मल्टीपल वेब पेजेस, ठीक है ना। मैंने मल्टीपल वेब पेजेस बनाया था यहाँ पर। देखो मैंने जो आपको यहाँ पर ये पेज वाला अभी यहाँ पर चीज़ें बताया कि आपको भाई पेज को ही अपडेट करना है, ठीक है ना। आपको नया पेज यहाँ पर पब्लिश नहीं करना, न्यू URL फॉर द सेम कीवर्ड, ठीक है ना। तो अगर दूसरा वेबसाइट जो है ना वो सेम ट्रिक को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, अगर वो लोग भी नया पेज पब्लिश नहीं कर रहा है, अगर वो लोग भी बस पेज को ही अपडेट कर रहा है, तो भाई मैं तो भाई उनको रैंक नहीं कर पाऊंगा भाई, समझ रहे हो ना। अगर मेरा ट्रिक कोई दूसरा ब्लॉगर दूसरा वेबसाइट अगर यूज़ कर रहे हैं ना भाई, तो भाई मैं वहाँ पर रैंक नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले ही देख लेता हूँ कि कहीं कोई ऐसा वेबसाइट तो है नहीं ना टॉप में जो पहले ही इस ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अगर ऐसा है तो मैं भाई उस कीवर्ड में सूंगा भी नहीं उसको, क्योंकि भाई मैं उसको रैंक नहीं कर सकता, मतलब डी रैंक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भाई ऑलरेडी अपना पेज अथॉरिटी बिल्ड कर लिया है, ठीक है ना। तो उस केस में मैं अपना बस यहाँ पर चेंज कर लूँगा भाई, मेरा कीवर्ड ही चेंज कर दो भाई, कोई दूसरे कीवर्ड में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो जो ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे, अगर वो दूसरा ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो भाई आप उसको नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने बोला कि जब भी पेज अथॉरिटी हाई होता है और अगर उसका पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है ना, अगर वो वेबसाइट भाई पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल तक ऑलरेडी रैंक कर रहा है, मतलब फिर तो भाई यहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई आप उन कीवर्ड को यार बिल्कुल भी फोकस मत करो जिसमें भाई ऑलरेडी जो वेबसाइट है ना बड़े उन लोगों ने अपना पेज अथॉरिटी बिल्ड करके रखा है, ठीक है ना। पेज अथॉरिटी मैंने बोल दिया भाई आपको कि भाई कोई भी अगर वेबसाइट है ना, अगर वो बस पेज का कंटेंट अपडेट कर रहा है ना, तो भाई मान लो भाई वो भाई पेज अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नया पब्लिश कर रहा है ना आर्टिकल सेम कीवर्ड के लिए,
बस नंबर चेंज होता है उसमें, बस वो रोज़ जो है ना नया आर्टिकल, तो उसको भाई इस ट्रिक के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए वो बस नया नया आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। तो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। आपको देखना है कि कौन सी कीवर्ड में ऐसा चीज़ है जिसमें वो लोग यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ पब्लिश करते हैं, लेकिन आप उसको भाई एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह, मतलब स्टैटिक तो नहीं होगा भाई, आपको अपडेट करना होगा वक्त के साथ, ठीक है ना। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो भाई वो तो भाई डी रैंक हो ही जाएगा ना ओवर द टाइम। तो पता नहीं भाई वीडियो शायद बहुत लंबा हो सका, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर यही बोला कि थोड़ा इंग्लिश में बोल लेते हो। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कीवर्ड, ऑन दोस कीवर्ड्स वेयर अदर वेबसाइट्स कीप पब्लिशिंग न्यू आर्टिकल्स, ठीक है ना, वेयर इट कैन बी डन बाई जस्ट अपडेटिंग द कंटेंट विदाउट पब्लिशिंग न्यू पेजेस, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें भाई हम लोग बस पेज का टाइटल और कंटेंट अपडेट करके ही चीज़ों को कर सकते, तो भाई हमको वही करना चाहिए, ठीक है ना। इससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा पेज अथॉरिटी जो है ना वो वक्त के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। और देखो आपको ये नहीं करना कि आप भी यार उनकी तरह यार आर्टिकल लिखने पे जाओ, ठीक है ना। आपको बस वही करना है जो जिसके लिए यूज़र जो है ना आपके वेबसाइट में आया है, ठीक है ना। आपको भी अगर अब भी यार वहाँ पर 100,000 वर्ड्स का अगर आर्टिकल डालोगे ना, तो भैया का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो 1000 वर्ड्स जो है ना उसको भाई मिनिमाइज करके गूगल जो है ना, गूगल है देर से ना, वो क्या करेगा अपने सर्च इंजन में भाई उधर दिखा देगा। तो आपको भाई अपना आप रोज़ कंटेंट भी अपडेट करोगे और गूगल जो है ना उधर डाल भी देगा भाई सर्च इंजन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत करना, आपको ज़रा वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। मैं तो भाई मतलब 100 से भी कम वर्ड लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी वेबसाइट पे जितना भी मेरे पेजेस है, जब से ये गूगल का जो AI ओवरव्यू हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, जब से ये सब आया है तब से तो भाई मैंने कंटेंट लिखना छोड़ दिया है। मैं बस 100 से भी कम, ठीक है ना, 100 मेरा मतलब पेज का कंटेंट वर्ड होता है ना, अगर वर्ड कन करोगे तो भाई मेरा कितना होता है 30, 40, 50 वर्ड, समझ रहे हो। गूगल भी सोचता होगा भाई यार इसको कहाँ से यार कॉपी करूँगा मैं, तो इस वजह से वो मेरा वेबसाइट ही दिखा रहता है तो अब मैं, ठीक है। तो आपको भी ये करना, आप जितना ज़्यादा वर्ड लिखोगे ना भाई, आप उतना ही ज़्यादा गूगल को भाई इनवाइट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे वेबसाइट में कंटेंट है, आओ आओ मेरे को स्क्रैप करके लेके जाओ, ठीक है। वो बस स्क्रैप करेगा, आपको भाई सर्च इंजन में दिखाएगा नहीं, वो बस आपको स्क्रैप करेगा और बस रेफरेंस देगा। रेफरेंस लेके क्या करोगे आप, मेहनत तो आपका गया ना भाई, ठीक है ना। तो इसलिए भाई ज़्यादा वर्ड मत लिखो, वही डालो वेबसाइट पर जो भाई जिस चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़र आया है, ठीक है। आपको क्या है, देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला, दो ब्लॉगर्स लोग क्या करते हैं भाई आर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। आपको आर्टिकल फॉर्मेट में नहीं लिखना है, आपको भाई टूल वेबसाइट के फॉर्मेट में लिखना है। टूल वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट तो होता नहीं, उसमें बस 2-3 लाइन होता है कुछ, है ना। तो आपको भी यार 1-2 लाइन में ही ये जो है ना मेन कंटेंट OB52 का अपडेट का रिलीज डेट दिखा देना है, ठीक है, रिलीज का टाइम दिखा देना है, बस हो गया भाई खत्म। वैसे मतलब खत्म, और कोई कंटेंट है ही नहीं वेबसाइट पे, बस यही है। आप सोचोगे भाई कैसे रैंक करूँगा भाई, आप रैंक करोगे भाई, लेकिन ओवर द टाइम आपको भाई थोड़ा ऑफ पेज में भी फोकस करना होगा, ठीक है ना, थोड़ा इनिशियल ट्रैफिक में भी फोकस करना होगा। लेकिन एक बार अगर रैंक हो गया ना भाई, तो आपको भाई कोई भी वेबसाइट, कोई भी आर्टिकल न्यूज़ वेबसाइट आपको यहाँ पर डी रैंक नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर भाई देखो आर्टिकल आपको नहीं लिखना है, आपको अगर आप ऐसे पेज अथॉरिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, आपको इंट्रोडक्शन आपको स्किप करना है, ये सब नहीं लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन, ये सब नहीं लिखना है। ये सब कहाँ होता है, आर्टिकल में होता है। हम लोग आर्टिकल राइटिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिंगल पेज वेबसाइट को बना रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रो निश, किसी माइक्रो कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो जस्ट एट व्हाट इन्फॉर्मेशन यूज़र वांट टू नो फ्रॉम योर पेज, ठीक है, बस डायरेक्टली यूज़र को वही दिखा दो, ठीक है। तो देखो हमारे एग्जांपल में, इन आवर एग्जांपल यूज़र वांट टू नो द रिलीज डेट एंड टाइम, जस्ट डायरेक्टली शो द रिलीज डेट एंड टाइम इन द व्यूपोर्ट, ठीक है। व्यूपोर्ट मतलब क्या है, जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट में विजिट करता है, ठीक है ना, उसको भाई ना स्क्रॉल करना पड़ता है ना कोई क्लिक करना, उसको डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन दिखा दो, ठीक है ना भाई। ये सब जो है ना एड रेवेन्यू, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। एड रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म में रैंक करोगे तो आपको भाई इनकम भी होगा अच्छा। लेकिन ज़रा यार ऐड दिखाने के चक्कर में आर्टिकल को लंबा खींच के भाई ये सब मत करो, ठीक है ना, अभी ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। तो व्यूपोर्ट में ही आपको वो चीज़ दिखा देना है जिस चीज़ के लिए यूज़र आया है। हमारे एग्जाम्पल कीवर्ड में क्या है भाई, रिलीज डेट के लिए यूज़र आया है, तो मैं उसको भाई व्यूपोर्ट के अंदर ही, मतलब जो मेन स्क्रीन है ना भाई, विजिट करते जो ये मेन स्क्रीन होता है उसी के अंदर मैं उसको दिखा दूँगा, उसको भाई स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं उसको व्यूपोर्ट में ही सब कुछ दिखा दूँगा जिसके लिए वो आया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, शोइंग द मेन कंटेंट इन द व्यूपोर्ट दैट डोंट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन, ठीक है ना। स्क्रॉल मैंने यहाँ पर बोल दिया, विल बूस्ट योर पेज ट्रस्ट, ठीक है ना, एंड अथॉरिटी ऑफ द टाइम। जी हाँ, आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, ट्रस्ट गेन होगा, ठीक है ना। ट्रस्ट कैसे गेन होगा, यूज़र जैसे आया, ठीक है ना, उसको भाई इमीडिएटली यार इन्फॉर्मेशन मिल गया यार, तो उसको तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो भाई इस हिसाब से वो भाई बुकमार्क भी कर सकता है, ठीक है ना। आपको वही करना है जो भाई यूज़र को पसंद है, ठीक है ना। आपको देखो आप अपनी वेबसाइट को एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको पता लगेगा ये चीज़, ठीक ना। तो देखो व्हाइल आर्टिकल बेस्ड
वाइल आर्टिकल बेस्ड कंटेंट रिक्वायर मोर फाइंडिंग्स, ठीक है ना। फाइंडिंग्स मतलब यूज़र को आर्टिकल में क्या होता है ना, आर्टिकल लोगों को भाई आजकल भाई पसंद नहीं अगर सच बोलो तो, ठीक है ना। लेकिन ये भी डिपेंड करता है भाई आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हो, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए यहाँ पर आर्टिकल आजकल जो है ना यहाँ पर नहीं होता है यार। तो देखो आर्टिकल में क्या होता है, यूज़र को भाई फाइंड करना पड़ता है, उसके ऊपर भाई एनोइंग एच हर 2 पैराग्राफ के बाद ऐड आएंगे, ठीक है, ये सब। और बाई मेकिंग, ठीक है ना, बाई मेकिंग ए स्मॉल सिंगल पेज, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़र को इमीडिएटली डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हम यूज़र को भाई इमीडिएटली चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जिस इन्फॉर्मेशन के लिए वो आया है, ठीक है। कोई यहाँ पर आर्टिकल है नहीं भाई, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लो, काम खत्म बस। यूज़र को हम वैल्यू देंगे और यूज़र जो है हमको रैंकिंग देगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यूज़र विल लव योर वेब पेज आफ्टर दिस इंक्रीजिंग मोर डायरेक्ट विजिट, ठीक है ना। डायरेक्ट विजिट होगा, बुक मार्क होगा, तो भाई यूज़र को पसंद, यूज़र खुश, ठीक है ना, गूगल खुश, और गूगल खुश तो भाई हमारा भाई सर्च कंसोल भी खुश हो जाएगा, ठीक है। आपका जो सर्च कंसोल है ना वो भी भाई मतलब क्या ही बोले यार। और देखो एज सुन एज योर पेज बिकम ओल्डर, ठीक है, यू विल गेट हायर पेज अथॉरिटी एंड गूगल लव हायर पेज अथॉरिटी ओवर डोमेन अथॉरिटी इन 2026, ठीक है ना। अभी 2025 में भी काम करता है और 2026 में भी भाई, ये तो भाई और भी ज़रा मैटर करने वाला है पेज अथॉरिटी, ठीक है ना। डोमेन अथॉरिटी को भाई भूल जाओ, डोमेन अथॉरिटी अभी ये सब मतलब डोमेन के ऊपर भाई अथॉरिटी बनाने से अच्छा भी पेज अथॉरिटी बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रहे कि भाई डोमेन अथॉरिटी जो है ना रैंक दिला सकता है भाई, 2-3 दिन के लिए रैंक दिला सकता है, क्विक रैंकिंग दे सकता है अगर डोमेन अथॉरिटी अच्छा है, अगर आप फिर कोई पब्लिश करते हो। लेकिन जो है ना अगर एक वेब पेज है, अगर उसमें अगर हाई पेज अथॉरिटी है ना, वो भाई इवेंचुअली बीट करेगा भाई, इवेंचुअली वो टॉप पोजीशन मिलेगा उसको भाई लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। ये एक बहुत ही भाई अच्छी मतलब ऐसा चीज़ है ना कि मतलब क्या ही बताए, और लोग पता नहीं यूट्यूब में इतना इसके बारे में डिस्कस हुआ नहीं है पेज अथॉरिटी के ऊपर। देखो नंबर 2, ठीक है ना, ये तो भाई नंबर 1 हो गया। आज का वीडियो पता नहीं भाई 30 मिनट से भी ऊपर हो जाएगा शायद। तो देखो भाई इसको भाई देख लो यार, आपको यार उतना ज़्यादा यहाँ पर रैंकिंग के ऊपर वीडियो और बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 नंबर पे क्या है भाई, सेंड इनिशियल टारगेटेड ट्रैफिक आफ्टर इंडेक्सिंग योर न्यू वेबसाइट। भले ही आपका न्यू वेबसाइट हो, भले ही आपका न्यू कोई पेज हो, अगर आप यहाँ पर भाई इनिशियल टारगेटेड ट्रैफिक भेज सकते हो तो भाई आपको इनिशियल बूस्ट मिलता है सर्च इंजन पे टॉप पे। देखो इस ट्रिक का जो इस्तेमाल है ना, ये कौन करता है, गूगल डिस्कवर में जो ब्लॉगर्स काम कर रहे हैं ना अभी फिलहाल, वो लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आर्टिकल पब्लिश होते ही वो लोग जो है ना डायरेक्ट ट्रैफिक भेजते हैं, ठीक है, गूगल डिस्कवर वाले। तो उसका भी उन लोगों को क्या होता है, गूगल डिस्कवर में बूस्ट मिलता है। लेकिन ये जो है ना, ये भाई सर्च इंजन के लिए भी काम करता है, ठीक है ना, मतलब भाई गूगल सर्च में भी रैंक करने के लिए ये काम करता है। आपको देखो तो क्या करना है, आपको बस टारगेटेड ट्रैफिक भेजना है। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कोई यहाँ पर कैलकुलेटर, ठीक है ना, एस कैलकुलेटर छोड़ते हैं यहाँ पर BMI कैलकुलेटर, अगर आपने कोई यहाँ पर BMI कैलकुलेटर बनाया है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक ऑडियंस है, जो ऑडियंस जो है ना यहाँ पर मसल गेन या फिर ठीक है ना बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हो, तो आप क्या करोगे भाई, अगर आपने भाई 2-3 हज़ार का भी यहाँ पर ट्रैफिक भेज दिया, ठीक है ना, उसको भी एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है उस वेबसाइट को, ठीक है। तो उसको भी सर्च इंजन में ना भाई थोड़ी देर के लिए रैंकिंग मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो अच्छा हुआ तो वो भाई वो रैंकिंग ओवर टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भाई उसमें दम नहीं है उतना, तो वो भाई मतलब 2-3 हफ्ते बाद वो भाई नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे जो कंपेरिटर है ना, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा एक कंपेरिटर है, उसने क्या किया भाई मेरे को, ठीक है ना, मेरा भाई 1 साल से भी पुराना एक रैंकिंग वेबसाइट है, ठीक है ना, सब डोमेन है, उसको उसने भाई 2 हफ्ते में, समझ रहे हो, 2 हफ्ते में उसने भाई उसको बीट कर दिया। कैसे बीट कर दिया भाई, इसी तरीके से, ठीक है ना। अभी उसका भाई पोजीशन नंबर 1 है और मेरा पोजीशन भाई सेम कीवर्ड पे भाई 4 से 5 नंबर पे है, ठीक है ना। उसने क्या किया भाई, उसका भाई एक ऑडियंस है, ठीक है ना, ट्विटर पे उसका एक ऑडियंस है, उसने क्या किया उस कीवर्ड पे ना भाई एक नया डोमेन बनाया, ठीक है। और उसने क्या किया भाई, इनिशियली भाई अपने ट्विटर पे यहाँ पर उसको भाई पोस्ट कर दिया कि हाँ ये मेरा वेबसाइट है, जाओ उसमें विजिट करो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना भाई, बहुत लोग उस डोमेन पे आए, ठीक है ना, और भाई जैसे उसमें आया भाई तो उसने भाई मेरे डोमेन को मतलब आउट रैंक कर दिया, क्योंकि मेरे वेबसाइट में भाई इतना ट्रैफिक था नहीं, मतलब इनिशियल ट्रैफिक, ठीक है ना। और मेरा रैंकिंग भी नंबर 1 पे पहले से भी नहीं था, मेरे पर 2-3 पोजीशन था, और उसके आने की बात तो भाई उसका ही अभी नंबर 1 पोजीशन फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। तो भाई ऑडियंस का पावर समझो, अगर आप इनिशियल ट्रैफिक भेज सकते हो ना तो भाई बेस्ट होता है भाई। किसी भी टूल वेबसाइट हो गया भाई, कोई कुछ भी यहाँ पर अगर नया आर्टिकल हो गया, टूल वेबसाइट हो गया, कोई भी, ठीक है ना, अगर आप पब्लिश कर रहे हो तो भाई इनिशियल ट्रैफिक अगर भेजते हो ना, अगर गूगल डिस्कवर के लिए कर रहे हो भाई, डिस्कवर में भी उसको जगह मिलेगा,
अगर गूगल सर्च के लिए कर रहे हो तो उसमें भी उसको जगह मिलेगा टॉप में, ठीक है ना, फर्स्ट पेज में उसको बहुत ही अच्छा रैंकिंग मिलता है। और देखो नंबर 3 पे है भाई, डोंट राइट कंटेंट दैट गूगल कैन कॉपी एंड पेस्ट इन द सर्च इंजिन, ठीक है ना। ये मैंने अभी जो नंबर 1 पे बोला था ना कि आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल नहीं लिखना है, ये वही है भाई, समझ रहे हो। आपको ऐसा कंटेंट नहीं लिखना है कि भाई गूगल जो है ना इजीली उसको कॉपी करके भाई सर्च इंजन में दिखा दे। अगर ऐसा होगा तो भाई आपका क्या करोगे, ठीक है ना। ये भाई वही हो गया कि भाई कुछ काम भी किया यहाँ पर, मतलब और कुछ मिला भी नहीं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ अभी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका डेटा देखो आप, टोटल क्लिक्स है भाई 400 का, ठीक है ना। इंप्रेशन है भाई 1 लाख का, पोजीशन है यहाँ पर 9.8 का, ठीक है। 9.8 एवरेज दिखा है, लेकिन इससे थोड़ा आगे ही रहता है। देखो इसमें CTR देखो, CTR क्या है 0.4। मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं ना भाई, 100 लोग तो छोड़ो भाई, अगर 200 लोग भी आ रहे हैं ना तो उसमें से एक बंदा है मुश्किल से, ठीक है ना। और अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से भी भाई 1 से भी कम, ऐसा मान लो, ऐसा है एवरेज CTR, ठीक है। ये एक वेबसाइट है। इसमें भाई, इसमें क्या है भाई, मेरा कंटेंट है, ठीक है, आर्टिकल। मैं इसमें आर्टिकल लिखता था पहले, ठीक है, अभी भी लिखता हूँ, अभी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, लेकिन लिखता हूँ, लेकिन पहले बहुत फ्रीक्वेंसी लिखता था। तो ये देखो भाई, ये है आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट, ठीक है ना, ब्लॉग आर्टिकल जो न्यूज़ वगैरह होता है वही है। सर्च इंजन का देता है सर्च रिजल्ट, अब वही पर है, ठीक है ना। मैं इसको दिखा रहा था, दूसरा मैंने यहाँ पर स्विच कर दिया उसी वेबसाइट के, ठीक है ना। उसी वेबसाइट में मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा सब डोमेन बना के यहाँ पर क्या किया भाई, उसमें भाई क्या किया, टूल बना दिया, ठीक है ना, टूल बना दिया। अब देखो इसका इंप्रेशन देखो, देखो इंप्रेशन तो मत ही देखो, ठीक है ना। इंप्रेशन देखो भाई, CTR देखो, बस ये CTR देख लो। पोजीशन भी उतना है भाई, 8-9 के आसपास पोजीशन है, लेकिन इसका CTR देख लो 11% का। मतलब अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, उनमें से 11 लोग तो भाई मेरे वेबसाइट में आ रहे हैं, ठीक है, उसका अगर इंप्रेशन दिख रहा है। लेकिन ये दूसरा जो इमेज था ना अभी पिछला वाला, इसमें क्या हो रहा है भाई, एवरेज CTR 0.4। कहा गया भाई इतना CTR जो है ना गूगल खा गया, क्योंकि भाई उधर जो है ना मेरा आर्टिकल था, और टूल को भाई गूगल कॉपी कर नहीं सकता वो डायरेक्टली अभी। हालांकि कोशिश कर रहा है गूगल, बहुत कोशिश कर रहा है कि भाई टूल को भी यहाँ पर बना के भाई दे, लेकिन भाई दुनिया में भी कितना सारा टूल है, ठीक है ना। तो भाई गूगल को भी बहुत टाइम लगेगा भाई, 10-15 साल और भी लगेगा शायद उसको ऐसे टूल बनाने में, सभी कीवर्ड को कवर करने में। तो अभी फिलहाल हमारे पास टाइम है, जो भी ब्लॉगर्स टूल पे काम कर रहे हो ना भाई करते रहो, इसमें आपको बहुत सारा टाइम। लेकिन जो भी ब्लॉगर्स भाई आर्टिकल में काम करते रहो, मैं तो फिलहाल नहीं करता भाई आर्टिकल, क्योंकि मैंने आपको यार दिखा दिया, यहाँ पर स्क्रीन पे देख लो आप, सर्च कंसोल का देता है, ठीक है, आप खुद ही देख लो यार भाई। 1 लाख का है भाई इंप्रेशन है भाई, उसमें से 1000 भी क्लिक नहीं है, मतलब CTR समझ रहे हो कितना डाउन हो चुका है लोगों का। और मेरा ये तो मेरा रहता है, आप यूट्यूब में देख लो यार, हर ब्लॉगर्स का सर्च इंजन का रहता है ना, उनका मैक्सिमम यही होगा। इंप्रेशन अच्छा खासा होता है, लेकिन नहीं होता भाई, उनको क्लिक नहीं मिलता। क्यों मिलेगा भाई, क्योंकि भाई आर्टिकल बेस्ड कंटेंट है। तो आर्टिकल में क्या होता है कि गूगल जो है ना, जितना बड़ा आर्टिकल लिखोगे, पैराग्राफ जितना बड़ा बड़ा लिखोगे ना, गूगल को भाई उतना ही ज़्यादा भाई कॉपी करने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। वो उतना ही अच्छे से भाई सर्च इंजन में यूज़र के जो AI ओवरव्यू है ना, वहाँ पर प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट, और वहाँ से आपको $1 भी नहीं मिलने वाला बस। तो इसलिए भाई साहब, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये तीसरा पॉइंट लिख के रखा है कि भाई अगर आपको भाई रैंकिंग चाहिए अच्छा सा, रैंकिंग के मतलब देखो, रैंकिंग तो वैसे सबको मिल रहा है, ठीक है ना, रैंकिंग में उतना नहीं, लेकिन अगर आपको भाई उसमें ट्रैफिक चाहिए, रैंकिंग मिलना और ट्रैफिक मिलना भी एक अलग ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि रैंक तो भाई कर रहा है गूगल, लेकिन ट्रैफिक नहीं भेज रहा भाई, क्योंकि यूज़र का जो इंटेंट है ना, वो यहाँ पर AI ओवरव्यू में सेटिस्फाई कर दे रहा है, जो कंटेंट वेबसाइट है ना उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है यूज़र। तो भाई क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करके, भाई समझ रहे हो, एज ए यूज़र मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पर वेबसाइट में जाऊँ, उसमें ऐड दिखो, उसमें क्लिक करो, ठीक है ना। गूगल अगर मेरे को दे रहा है तो भाई मेरे लिए अच्छा है ना, लेकिन ब्लॉगर्स के लिए भी अच्छा नहीं है ना भाई, वो लोग मेहनत करके अपना टाइम एफर्ट डाल के यहाँ पर डाल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई डोंट राइट कंटेंट दैट गूगल कैन कॉपी एंड पेस्ट इन द सर्च इंजन। इसका मतलब क्या है, आपको भाई आर्टिकल नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको आर्टिकल क्या अलग बात है, आर्टिकल को अगर आप सोता बना के अगर 1-2 पैराग्राफ 1-2 लाइन में ही अगर यूज़र का इंटेंट सेटिस्फाई कर सकते हो, तो भाई उसका एक सिंगल पेज बना दो, सिंगल पेज बना दो, ठीक है ना। और उस पेज को भाई मेन डोमेन में भी रख सकते हो, सब डोमेन में भी रख सकते हो, और एक इंडिविजुअल स्लग बना के भी रख सकते हो, ठीक है ना, उस सिंगल पेज को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके क्या होगा भाई, यहाँ पर प्लान योर कंटेंट आइडियाज इन सच वेज दैट यूजर नीड्स टू लैंड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है ना, टू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन। अल्टीमेटली स्टॉप राइटिंग आर्टिकल्स इन 2026, ठीक है ना। मैंने खुद भी यार बंद कर दिया यहाँ पर आर्टिकल राइट करना, ठीक है ना। इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर गूगल डिस्कवर और सोशल ट्रैफिक, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अगर आप गूगल डिस्कवर और फिर सोशल ट्रैफिक के लिए काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हो सकता है कि आप गूगल सर्च के लिए काम कर रहे हो, है ना, तो भाई
आपको यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखना है, आर्टिकल वही ब्लॉगर्स लिखो, ठीक है ना, जो ब्लॉगर्स यहाँ पर गूगल डिस्कवर या फिर सोशल ट्रैफिक के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप गूगल सर्च के लिए कर रहे हो ना काम, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं आर्टिकल लिख के रैंक करूँगा, मेरे इसमें ट्रैफिक आएगा, तो भी नहीं होने वाला। मैंने को यहाँ पर सर्च कंसोल का 2 स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। ये एक है यहाँ पर टूल वेबसाइट का, जिसमें भाई 11% का CTR है, और दूसरा भाई एवरेज CTR भाई 1% से भी कम है। ये है ब्लॉग वेबसाइट का CTR, ठीक है ना। दोनों देख लो भाई अच्छे से, क्योंकि भाई मैंने प्रूफ भी दे दिया कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो, बिकॉज कंटेंट वेबसाइट्स, ठीक है ना, बिकॉज कंटेंट वेबसाइट्स गेट 1 लाख इंप्रेशन एंड मोस्टली गेट 1000 क्लिक्स, ठीक है ना। बहुत मुश्किल से मिलता है यार 1000 क्लिक। आज से भाई बात करते हैं भाई 5 साल पहले की बात, 2020-21 की बात करते हैं ना, जब ये ChatGPT और गूगल AI ओवरव्यू खासकर नहीं आया था, तब क्या होता है ना, अगर 1 लाख का इंप्रेशन आता है ना भाई किसी का, तो उसमें तो भाई 5000 6000 तो भाई क्लिक्स मिलेगा भाई। नीचे वाले को भाई जो नीचे में रैंक करे ना, उसको भी मिलेगा 5000 क्लिक। टॉप वाले को तो भाई 20-25 हज़ार क्लिक मिलता है, ठीक है ना। तो देखो, एवरेज CTR फॉर कंटेंट बेस्ड वेबसाइट इज 1%, ठीक है ना। जो आपका कंटेंट आर्टिकल डालते हो ना, उसमें भाई 1% का CTR रहता है एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज। भाई लोगों का उससे नीचे भी है, और जो अच्छा कर रहे हैं थोड़ा 1 से 2%, 1.5% भी होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों भाई? बिकॉज गूगल स्टिल योर आर्टिकल ओपनिंग इन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर लिखने में, गूगल, बिकॉज गूगल इज स्टीलिंग योर आर्टिकल, ठीक है ना। आपके भाई आंखों के सामने से यहाँ पर गूगल जो है ना, यहाँ पर स्टील कर रहे थे, ठीक है ना, और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिग पब्लिशर, जो बड़े बड़े पब्लिशर्स है ना, जो बड़े बड़े न्यूज़ होते हैं, वो भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने तो भाई यहाँ पर केस वगैरह भी डाल दिया। अगर आप US में थोड़ा देखते हो यहाँ पर न्यूज़ वगैरह, उन लोगों ने तो भाई गूगल के ऊपर केस वगैरह भी करके रखा है कि भाई गूगल जो है ना हमारे कंटेंट को यहाँ पर सर्च इंजन में दिखा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है ना। उन लोगों ने केस भी करके रखा है। तो हम लोग तो भाई छोटे पब्लिशर से हम लोग इतना कुछ कर नहीं सकते हैं ना। सो इफ़ योर मेन ट्रैफिक सोर्स इज गूगल सर्च, देन मेक दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है ना। आपको इस टाइप की वेबसाइट बनाना है। एक नंबर पे क्या था भाई? डाटाबेस वेबसाइट, ठीक है ना। डेटाबेस वेबसाइट क्या है? डेटाबेस वेबसाइट उन्हें माइक्रोनिश, ठीक है ना। आपको माइक्रोनिश पे बनाना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, विकीपीडिया, ठीक है ना। ये एक डेटाबेस वेबसाइट है, लेकिन ये मल्टी निश है, ठीक है ना। ये भाई मल्टी निश है, ठीक है ना। फैंडम अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर मल्टी निश वेबसाइट, ठीक है ना। ये भी एक मल्टी निश वेबसाइट है। उसके बाद एक था भाई बिहाइंड द वॉइस, ठीक है ना। तो मैं इसको यार दिखाई देता हूँ आपको। तो आपने यहाँ पर विकीपीडिया के बारे में सुना होगा, तो भाई मेरे को यहाँ पर दोबारा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपने फैंडम के बारे में भी सुना होगा शायद, या फिर नहीं सुना है तो यार दिखा देता हूँ। तो ये फैंडम जो है ये भी एक विकीपीडिया की तरह है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट न्यूज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट हो गया, एनीमे वगैरह हो गया, गेमिंग हो गया, ठीक है ना। जो गेम्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो एनीमे जो कैरेक्टर्स, मूवीज़ कैरेक्टर्स, उनमें ये लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये फैंडम का भी आपको अलग अलग शब्द में मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया भाई, ये भी एक होगा डेटाबेस वेबसाइट। उसके बाद मैं आपको एक और डेटाबेस वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि थोड़ा यहाँ पर नीश स्पेसिफिक है, ठीक है ना। बिहाइंड द वॉइस करके एक है, पता नहीं ऐसा कुछ एक वेबसाइट है। ये देखो, बिहाइंड द वॉइस एक्टर, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करता है? स्पेसिफिकली यहाँ पर वॉइस एक्टर के बारे में यहाँ पर आर्टिकल क्या बोलेंगे, यहाँ पर पेज पब्लिश करते हैं। मतलब भाई वॉइस आर्टिस्ट का यहाँ पर डेटाबेस है, ठीक है ना। अगर कोई मूवी है तो उसका कौन सा अगर अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट ने यहाँ पर उसमें अपना रोल निभाया है, तो भाई उनका यहाँ पर पूरा नाम वगैरह होता है, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब होता है। तो आपको भी ऐसा ही डेटाबेस वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया ना यहाँ पर बिहाइंड द वॉइस, इन लोगों ने क्या किया है, वॉइस आर्टिस्ट और जो वॉइस एक्टर, ये जो कीवर्ड है ना, इन लोगों ने इसमें भाई अपना अथॉरिटी बिल्ड किया है। अगर आप यहाँ पर, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एनीमे का, यहाँ पर डीमन स्लेयर, ठीक है ना। अगर आप डीमन स्लेयर का यहाँ पर जो एक एनीमे है, अगर उसका आप यहाँ पर वॉइस एक्टर के बारे में सर्च करोगे ना, तो आपको ये जो बिहाइंड द वॉइस करके वेबसाइट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिल ही जाएगा, अगर इन लोगों ने पेज पब्लिश करके रखा है, ठीक है। क्योंकि भाई वॉइस एक्टर हो गया या फिर वॉइस आर्टिस्ट, इन लोगों ने इस कीवर्ड पे भाई पूरा अपना अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी हो गया, डोमेन अथॉरिटी सब बना रखा है भाई इन लोगों ने, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आप भी यार कोई यहाँ पर किसी स्पेसिफिक माइक्रोनिश के ऊपर डाटाबेस टाइप का अपना वेबसाइट बना है, तो जहाँ पर डेटा होता है, ठीक है ना। आर्टिकल में बात नहीं कर रहा भाई, डेटा होता है। यहाँ पर देखो, आप इसका एग्जांपल देख लो। इसमें आपको कहीं पर आर्टिकल नज़र आ रहा है, वो 1000 पेज का, जो SEO बड़े SEO बोलते हैं कि 1000 पेज, 2000 पेज, 3000, लेकिन ये भाई फिर भी रैंक कर रहा है गूगल पे, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पर व्यू पॉट, ये जो व्यू पॉट है ना, ये मैं दिखा रही हूँ वेबसाइट पर भाई, जैसे ही यूज़र लैंड होता है ना,
यूज़र पे यूज़र जैसे लैंड होता है भाई, ये फ्यूपट के अंदर ही उसको भाई सब कुछ मिलेगा भाई। जो आर्टिस्ट है इसका भाई नाम वगैरह क्या है भाई, ठीक है ना, करियर वगैरह सब कुछ मिलेगा भाई। और भी रिलेटेड मतलब एसईओ भी अच्छे से किया गया है, रिलेटेड चीज़ें भी है नीचे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यू कुड मेक ए वॉइस आर्टिस्ट डेटाबेस वेबसाइट स्पेसिफिक टू मूवीज ओनली, ठीक है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ से कोई मूवी के ऊपर, ठीक है ना, आप बस मूवी को ही यहाँ पर कवर कर रहे हो, या फिर सर आप साउथ इंडियन मूवीज़ का ही मतलब वॉइस एक्टर के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर। साउथ इंडिया आपको पता होगा साउथ इंडियन मूवीज़ पे कितने पॉपुलर होती है, ठीक है ना। लेकिन उनका जो है ना उनमें क्या होता है डब होता है, तमिल में डब होता है, तेलुगु पता नहीं है, तमिल में तो मेन होता ही है, लेकिन जो तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, उनमें भी डब होता है। तो आप जो है ना हिंदी के जो वॉइस एक्टर है ना उनको उनके बारे में लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि भाई वहाँ पर भी सर्च होता है कि भाई इस कैरेक्टर का कौन सा वॉइस एक्टर है, वॉइस आर्टिस्ट कौन है, वो भी सर्च होता है, ठीक है ना। आप यार कीवर्ड रिसर्च करो आपको मिल जाएगा। तो एनीमे, ठीक है ना, आप किसी एनीमे के ऊपर भी लिख सकते हो कि जो एनीमे है ना उनके ऊपर इस एनीमे के कैरेक्टर का वॉइस आर्टिस्ट कौन सा है, इंग्लिश का वॉइस आर्टिस्ट कौन सा है, जापानीज वॉइस आर्टिस्ट कौन सा है, ठीक है, या फिर जो हिंदी वॉइस आर्टिस्ट वो कौन है, आप वो सब लिख सकते हो स्पेसिफिक। एंड यहाँ पर देख सकते हो वीडियो गेम्स, ठीक है ना, आप वीडियो गेम्स के ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई वीडियो गेम्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और वीडियो गेम्स के भाई बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होता है। तो आप उनके वीडियो गेम का जो कैरेक्टर है उनका भी आप यहाँ पर वॉइस एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, उनके बारे में लिख सकते हो। तो ये हो गया भाई डेटाबेस वेबसाइट। तो भाई देखो बिहाइंड द वॉइस जो है ना वो भाई मल्टीपल कैटेगरीज को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं विद इन वॉइस आर्टिस्ट कीवर्ड, ठीक है। तो आप जो है किसी एक सिंगल कैटेगरी को लो और उसके ऊपर भी आप वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है ना, उसके ऊपर भी आप अपना खुद का अथॉरिटी बना सकते हो डोमेन लेवल पे। उसके बाद भाई 2 नंबर पे क्या भाई टूल वेबसाइट ऑन ए माइक्रोनिस, ठीक है ना, मेक टूल वेबसाइट ऑन ए माइक्रोनिस, जो कि यार सिंपल है, ठीक है, मैं भी वही करता हूँ, टूल वेबसाइट ऑन ए माइक्रोनिस, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं ना आजकल, मैं बहुत सारे टूल वेबसाइट देख रहा हूँ गूगल पे, फिर क्या वो लोग कह रहे हैं मल्टी निश पे जा रहे हैं भाई टूल वेबसाइट पे। ये सबसे यार मतलब बेकार सा आइडिया है यार, इसमें मतलब रैंक करने में तो सालों लगेगा यार, लोगों को डेकेड भी लग सकता है। लोग पता नहीं कैलकुलेटर .net को देखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। भाई वो था भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उसका डोमेन जो है ना आज से बहुत साल पहले, पता नहीं 2011-12 उससे भी पहले से ही वो डोमेन है उधर, ठीक है ना। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, वहाँ पर फिर इंटरनेट में इतने ब्लॉगर्स थे नहीं, तो उन लोगों ने भाई कर लिया भाई। आप यहाँ पर आप मल्टी निश वेबसाइट नहीं कर सकते भाई अभी 2026 में, ठीक है ना। तो आपको भाई माइक्रोनिश या फिर उससे भी अगर मिल रहा है हमें माइक्रोनिश के भी अंदर कोई कीवर्ड ढूंढ लो भाई, उसमें नैनोनिश में घुस जाओ, समझ रहे हो। नैनोनिश भी यार एक ऐसा है ना कि माइक्रोनिश वाले को भी यहाँ पर बीट कर सकते हैं अगर नैनोनिश है, ठीक है ना। ये तो भाई हालांकि उसमें थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भाई हो गया टूल वेबसाइट दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आ गया भाई AI SaaS वेबसाइट। भाई अभी AI जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई बूम कर रहा है, ठीक है ना, बाहर के देशों में खासकर US कनाडा वगैरह, लेकिन इंडिया में भी धीरे धीरे ये AI का वेब शुरू हो रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे बस आ रहा है इंडिया में भी। तो आप जो है ना यहाँ पर AI SaaS वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मोनेटाइजेशन वही होता है भाई, 1 टाइम प्रोडक्ट होता है या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और ट्रैफिक सोर्स जो है ना, अगर आपने कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बना लिया है AI के ऊपर, आपको भाई यार मार्केटिंग का उतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ठीक है ना, क्योंकि भाई प्रोडक्ट हंट है, फ्यूचरपीडिया है, रेडिट है। अगर यहाँ पर एक पोस्ट मारोगे ना भाई, और अगर लोगों को पसंद आ गया वो लोग खुद ही से शेयर करेंगे, समझ रहे हो, और अगर प्रोडक्ट खुद ही से मतलब वायरल हो जाएगा। आपको बस फोकस करना है भाई अच्छे प्रोडक्ट बनाने के ऊपर, अच्छा साइज वेबसाइट बनाने के, कुछ यूनिक करने के ऊपर, ठीक है ना। हालांकि मैं अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। देखो लोग क्या करते हैं ना, बहुत बोलते हैं कि भाई मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता है, ठीक है ना। देखो मार्केटिंग में खर्चा आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जब इनिशियली अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा ना भाई, अब बस ये प्रोडक्ट है फ्यूचरपीडिया, रेडिट, अब बस इन तीनों में एक पोस्ट मार दो। अगर के प्रोडक्ट में सच में दम होगा तो उधर से आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद, ठीक है ना, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना, खुद ब खुद यहाँ पर वायरल हो जाएगा भाई, अगर आपके सांस में इतना दम है, ठीक है ना। तो को अब बाद में यहाँ पर आप उसको स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि मैं भाई यार सोलो ब्लॉगर हूँ, ठीक है ना, मैं सोलो में काम करता हूँ, और पहले ही यहाँ पर इतने सारे टूल वेबसाइट को ना मैं यहाँ पर एक्टिव टूल वेबसाइट को मेंटेन करता हूँ, तो मेरे को भाई बहुत ज़रा टाइम जो है ना मुझे नहीं मिलता है भाई। मैं बस रोज़ इसको भाई इन्हीं टूल्स को मैं मेंटेन करता रहता हूँ। तो बस यहाँ पर, ठीक है ना, फॉलो दी स्टेप्स एंड ट्रस्ट मी यार, यू विल नेवर रिग्रेट बीइंग ए ब्लॉगर, ठीक है। आप करो यार ब्लॉगिंग में, ठीक है ना। अभी बस हुआ क्या है ना कि ब्लॉगिंग का जो है थोड़ा तरकीब है ना, वो तरकीब चेंज हुआ है। पहले क्या करते थे लोग, ब्लॉगर सब आर्टिकल लिखते थे भाई, बस वही होता था। अभी क्या है ना, अभी आप वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हो यार। इंस्टाग्राम में पोस्ट करो यार, एक ऑडियंस को एंगेज करो, ठीक है ना, वहाँ पर भी आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है, ठीक है ना। अभी यार ब्लॉगर जो है ना, ब्लॉगिंग सिर्फ यहाँ पर वेबसाइट में बस आर्टिकल लिखने को ही यार अभी नहीं रह गया भाई, ये जो है ना अभी मल्टी स्ट्रीम हो गया, अभी मल्टीमीडिया, समझ रहे हो ना। तो यार देखो ब्लॉगिंग करते रहो यार,
एंड भाई इन सभी चीज़ों का ध्यान, देखो भाई कितना मैंने यार कितना लंबा लिख के रखा है, समझ रहे हो ना भाई साहब। देखो भाई साहब मतलब ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो भाई यही था भाई आज की वीडियो में। मैंने कहा कि मन में कोई भी सवाल हो यार कमेंट करके बता रहे हो, ठीक है ना। एंड आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।